नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका लग गया है। अमेरिका की कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के एक और फैसले पर रोक लगा दी है। वहीं गजा को लेकर भी उनके प्लान पर पूरी तरह से पानी फिरता नजर आ रहा है। पहले ही फिलिस्तीन ने उनके फैसले को खारिज कर दिया और अब इंडोनेशिया, स्पेन और फ्रांस भी इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, जिसके बाद से इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप अपने वादों पर अमल कर पाएंगे। इन पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। कनाडा ने माना, हमारी जमीन से हिंदुस्तान में फैलाया जाता है आतंकवाद। बांग्लादेश में फिर खड़ी होगी शेख हसीना की पार्टी, बड़े आंदोलन की तैयारी। और चलते चलते में देखेंगे, चीन के नए हथियार ने उड़ाई दुनिया भर के देशों की नींद। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने देश दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत ट्रंप के कई आदेशों का विरोध भी देखा जा रहा है। इस बीच राष्ट्रपति के एक फैसले पर अमेरिका की कोर्ट ने रोक लगा दी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत की जज ने ट्रंप प्रशासन की सभी संघीय सहायता को रोकने की योजना के फैसले को अस्थायी रूप से रोक दिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक आपातकालीन सुनवाई में जिला न्यायाधीश लॉरेन अली खान ने कहा कि मुझे लगता है इससे अपूरणीय क्षति का डर है। अली खान ने अगली सुनवाई 3 फरवरी को निर्धारित की है और तब तक के लिए फंडिंग रोकने के आदेश को स्थगित कर दिया। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने फेडरल ग्रांट्स और लोन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति के एजेंडे के विपरीत नीतियों के लिए संघीय संसाधनों का उपयोग टैक्स पेयर के डॉलर की बर्बादी है। इससे उन लोगों के दैनिक जीवन में सुधार नहीं होता जिनकी सेवा की जिम्मेदारी हमारी है। व्हाइट हाउस से पारित इस आदेश का असर शिक्षा, हेल्थ केयर कार्यक्रम, हाउसिंग असिस्टेंस, आपदा राहत समेत कई अन्य पहलों पर पड़ सकता है, जो संघ के मिलने वाले इन अरबों डॉलर के ग्रांट पर निर्भर करते हैं। ट्रंप के इस फैसले ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का मौका दे दिया है। डेमोक्रेट्स ने इसकी कड़ी निंदा की और इसे गैर कानूनी के साथ ही खतरनाक भी बताया। उनका कहना है कि ट्रंप के इस आदेश से पूरे देश में विनाशकारी परिणाम होंगे और अब कोर्ट ने उनके इस फैसले पर रोक लगा दी है। जिला कोर्ट के जज लॉरेन अली खान ने सुनवाई करते हुए कहा कि ये रोक यथास्थिति को बनाए रखने का एक तरीका है। मेरी समझ से प्रशासनिक रोक हकीकत में कोर्ट के लिए है कि वो सरकार की कार्रवाई पर ज्यादा स्थायी रोक लगाने का फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी ले। आपको बता दें कि ये कोई पहला फैसला नहीं है ट्रंप का जिसका विरोध हुआ हो या फिर कोर्ट ने जिस पर रोक लगाई हो। इससे पहले बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने के उनके फैसले का भी काफी विरोध देखा गया। इसे अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन बताया गया, जिसके बाद यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनके इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए इस पर भी अस्थायी रोक लगा दी थी। यानी ट्रंप के फैसलों का उनके ही देश में विरोध देखा जा रहा है, यहाँ तक कि कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। वहीं गजा को लेकर भी ट्रंप के रुख पर असहमति बढ़ती जा रही है। एक तरफ ट्रंप इजरायल समर्थक बने हुए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का अमेरिका दौरा भी तय हो गया है, जिससे साफ जाहिर है कि अमेरिका की प्राथमिकताएं क्या हैं। इस बीच उनका गजा को खाली कराने का प्रस्ताव बिल्कुल भी गजा के निवासियों के हित में नहीं माना जा रहा। फिलिस्तीन से लेकर गजा के निवासियों ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को पहले ही ठुकरा दिया था और अब फ्रांस ने भी इस सुझाव का कड़ा विरोध किया है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि गजा के लोगों का किसी भी तरह से जबरन विस्थापन मंजूर नहीं किया जाएगा। फ्रांस साफ कह चुका है कि गजा के लोग गजा में ही रहने चाहिए। गजा फिलिस्तीनी राज्य का हिस्सा है और इसका शासन एक ही सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि गजा और वेस्ट बैंक को जल्द से जल्द एक राष्ट्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऐसे में ट्रंप का ये प्रस्ताव भी पूरी तरह से खारिज होता नजर आ रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे कनाडा के कबूलनामे की। तो जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल के दौरान कनाडा का रुख लगातार हिंदुस्तान विरोधी नजर आ रहा था। ट्रूडो ने हिंदुस्तान पर कई गंभीर आरोप लगाए तो हिंदुस्तान की तरफ से भी कनाडा पर आरोप लगाए गए। लेकिन अब कनाडा की पोल खुल गई है। कनाडा ने मान लिया कि हिंदुस्तान विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले आतंकियों के लिए वो एक सुरक्षित देश बन चुका है। दरअसल कनाडा सरकार की तरफ से उसके देश में विदेशी हस्तक्षेप आयोग यानी फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन का गठन किया गया और अब इस आयोग ने अपनी 7 वॉल्यूम की रिपोर्ट कनाडा सरकार को सौंपी है, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं। कनाडा ने माना है कि उसके देश से हिंदुस्तान के खिलाफ न सिर्फ आतंकवाद फैलाया जा रहा है, बल्कि आतंक की फंडिंग भी की जा रही है। इस रिपोर्ट के 4थे वॉल्यूम द गवर्नमेंट्स कैपेसिटी टू डिटेक्ट, डिटर एंड काउंटर फॉरेन इंटरफेरेंस के पेज 98 और 99 पर हिंदुस्तान से जुड़ी जानकारी मौजूद है। कनाडा के खुफिया एजेंसी CSIS यानी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया कि खालिस्तानी उग्रवादियों को लेकर हिंदुस्तान की चिंताएं जायज है।
एक तरफ कनाडा ने खुद ही उसकी जमीन पर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने की बात कबूल कर ली है, लेकिन इसके साथ ही फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन की एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि हिंदुस्तान की तरफ से कनाडा के चुनावों में हस्तक्षेप किया गया, जिस पर हिंदुस्तान भड़क गया। कनाडा के इस दावे पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय ने कनाडा के इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कनाडा पर ही आरोप मढ़ दिए। उन्होंने कहा कि खुद कनाडा की तरफ से हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कनाडा ने हिंदुस्तान पर कई आरोप लगाए हैं। खासकर खालिस्तानी निज्जर की जान लेने के मामले में उन्होंने सीधे सीधे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। उनका कहना था कि हिंदुस्तान इस घटना की साजिश में शामिल था, लेकिन जब कनाडाई पीएम ट्रूडो से इस बात के सबूत मांगे गए तो उनके पास कुछ भी नहीं था, जिसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते तो बेपटरी हो ही गए और बिगड़ते हालात के चलते ट्रूडो को अपना इस्तीफा भी देना पड़ा। और अब जब कनाडा की सत्ता में बदलाव होने जा रहा है तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अब हिंदुस्तान के साथ रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन इस रिपोर्ट ने एक बार फिर इन संभावनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश में अवामी लीग की वापसी की। तो बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन ने शेख हसीना की 15 साल की सत्ता को उखाड़ फेंका और मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार बन गए, लेकिन अब तक वहां शांति स्थापित नहीं हो पाई। यूनुस प्रशासन बांग्लादेश के हालात संभालने में नाकामयाब रहा है। ऐसे में उनके खिलाफ भी आवाज उठने लगी है। इस बीच अब एक बार फिर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की बांग्लादेश में वापसी की आहट सुनाई दे रही है। सत्ता से बेदखल होने के 6 महीने बाद देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अवामी लीग ने बांग्लादेश में एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अवामी लीग ने मौजूदा यूनुस सरकार को अवैध और असंवैधानिक करार देते हुए मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की मांग के साथ अगले महीने से एक बड़े जन आंदोलन की घोषणा की है। इसे लेकर पार्टी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि यूनुस के गैर निर्वाचित शासन के केवल 6 महीनों में ही बांग्लादेश पूरी तरह से अराजकता में डूब गया है। ये मुल्क अब एक विफल राज्य बनने की कगार पर खड़ा है, जहां मानवाधिकारों, समानता और सार्वजनिक सुरक्षा का कोई सम्मान नहीं रह गया है। अवामी लीग ने राजनीतिक संबद्धता के आधार पर नागरिकों की जान लेना, उन पर हमले करना और न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन के राजनीतिकरण की कड़ी निंदा की है। पार्टी ने अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से यूनुस सरकार के कुशासन और धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों पर हमलों और धार्मिक भेदभाव को सरकार की तरफ से दिए जा रहे संरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। इसके जरिए शेख हसीना की पार्टी जरूरी सामान की आसमान छूती कीमतें, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों को उठाएगी। और इसके लिए आंदोलन का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत 1 से 5 फरवरी तक पर्चे बांटे जाएंगे। 6 फरवरी को रैलियां आयोजित होंगी, 10 फरवरी को प्रदर्शन होगा, 16 फरवरी को सड़क जाम किया जाएगा और 18 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल करेंगे। पार्टी के संयुक्त सचिव AFM बहाउद्दीन नसीम ने दावा किया है कि हम एक अंतरराष्ट्रीय साजिश के शिकार हैं। ये जल्दी ही साबित हो जाएगा। यानी इस आंदोलन के साथ अवामी लीग बांग्लादेश की राजनीति में दोबारा एंट्री करने जा रही है, लेकिन उसके लिए ये राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि जिस तरह से शेख हसीना के खिलाफ छात्रों में, बांग्लादेश की जनता में आक्रोश देखा गया, उसके बाद दोबारा उनका विश्वास जीतना अवामी लीग के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल उनके इस ऐलान ने जरूर यूनुस सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। और अब चलते चलते में देखेंगे चीन के नए हथियार को। तो चीन के डीप सीक AI मॉडल ने अमेरिकी टेक शेयरों को बड़ा झटका दिया है। कंपनी का चैटबॉट, जो एप्पल के US ऐप स्टोर पर टॉप रेटेड मुफ्त एप्लीकेशन बन गया है, इसे केवल 5.6 मिलियन की लागत से विकसित किया गया है। ये खर्च अमेरिकी AI दिग्गजों की तरफ से किए गए अरबों डॉलर के निवेश के मुकाबले बेहद कम है। कंपनी की स्थापना 2019 में बीजिंग में हुई थी और इसे चीन सरकार का सीधा समर्थन प्राप्त है। डीपसीक की तकनीक का उपयोग डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में किया जा रहा है। ये कंपनी ऑटोनॉमस सिस्टम और डेटा मॉडलिंग में अग्रणी बनकर उभरी है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा और एनवीडिया जैसी अमेरिकी कंपनियों को अक्सर डीप स्टेट का प्रतिनिधि माना जाता है। डीप स्टेट उन संस्थाओं और कंपनियों को कहा जाता है जो अमेरिकी राजनीतिक और सैन्य निर्णयों को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करती हैं। चीन की डीप सी को अब अमेरिका के डीप स्टेट के खिलाफ एक चुनौतीपूर्ण शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। डीप सी के नए AI मॉडल ने अमेरिकी तकनीक वर्चस्व पर कई सवाल खड़े किए हैं। डीप सी के कारण अमेरिकी कंपनियों को शेयर बाजार में लगभग 1000 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एनवीडिया जैसे दिग्गजों के शेयरों में भारी गिरावट आई। एनवीडिया, जो सेमीकंडक्टर और AI इंडस्ट्री में प्रमुख भूमिका निभाती है, उसके शेयर वॉल स्ट्रीट पर 17% तक गिर गए, जिससे कंपनी के बाजार मूल्य में करीब $600 बिलियन की कमी के चलते
10 नेस्डैक इंडेक्स भी 3% से ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुआ। डीपसीक हांगजो स्थित एक स्टार्टअप ने अपने जनरेटिव एआई मॉडल के जरिए अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दी है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।